Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। क्रूड ऑयल, जिसको कि काला सोना भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, जब जमीन में से क्रूड ऑयल निकलता है तो उसका रंग काले रंग का होता है, लेकिन जब उसको प्रोसेस कर लिया जाता है और रिफाइन कर लिया जाता है तो वो थोड़ा सा पीले रंग का हो जाता है या गोल्डन रंग का हो जाता है। इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहा जाता है। सऊदी अरब जब 1932 में एक देश बना था तो वह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। क्योंकि वहां रेत बहुत ज्यादा होता था और पानी बहुत कम होता था, तो खेती बहुत ही कम होती थी। ऐसे में उनकी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर के ऊपर ना होकर टूरिज्म पर होती थी, क्योंकि मक्का और मदीना जैसे धार्मिक स्थल भी वहीं थे। ज्यादातर लोग वहां खाना बदोश होते थे। साथ ही वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। किसी तरह कच्चा पक्का खाकर वो लोग अपना गुजर बसर करते थे। बाज लड़ाना या शिकार करके ही वो लोग अपना समय व्यतीत करते थे। 3 मार्च 1938 से पहले एक बहुत ही गरीब देश सऊदी अरेबिया के हाथ अचानक से काला सोना लग गया। काला सोना यानी कि क्रूड ऑयल। और देखते ही देखते एक ऐसा देश जो कि खाना बदोश और बंजारों का देश था, एक आधुनिक सुविधाओं वाला देश बन जाता है। 3 मार्च 1938 को दहारन सऊदी अरेबिया में एक अमेरिकी स्वामित्व वाले तेल के कुएं की जब ड्रिलिंग की गई तो दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोलियम भंडारों में से एक भंडार वहां मिला। और इस तरह देखते ही देखते सऊदी अरेबिया दुनिया में क्रूड ऑयल का सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गया। इसकी वजह से न सिर्फ पश्चिमी देशों बल्कि जापान, चाइना और भारत जैसे बड़े देशों के साथ भी सऊदी अरेबिया के संबंध बहुत ही घनिष्ठ हो गए। जितने भी डेवलपिंग देश होते हैं या डेवलप्ड देश भी होते हैं, वहां पेट्रोलियम पदार्थों की मांग सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां लगती हैं और जहां इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पेट्रोलियम पदार्थों की मांग सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में अगर एक देश को दुनिया के कुल तेल भंडारों का 17% तेल मिल जाए तो बदलाव और पैसा बहुत जल्दी आते। सऊदी अरब के कुल निर्यात का 70% केवल पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात से ही आता है। 1960 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, जिसको कि हम ओपेक के नाम से भी जानते हैं, को सऊदी अरेबिया ने स्थापित किया। और इस तरह से तेल के दामों में एक जबरदस्त उछाल आया और रातों रात सऊदी अरेबिया एक अमीर देश बन गया। इसके बाद 70 और 80 के दशकों में भी तेल का निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ गया था और सऊदी अरेबिया ने आधुनिकीकरण के ऊपर अपना ध्यान लगा दिया। उसने बहुत सारा पैसा अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और अपने देश को एक आधुनिक देश बनाने के लिए खर्च किया। हालांकि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सऊदी अरेबिया का योगदान ना के बराबर है। तेल के पैसों की वजह से सऊदी अरेबिया महंगी गाड़ियां, एयर कंडीशनर्स, फोन, माइक्रोवेव्स और ऐसी बहुत सारी अन्य चीजों का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर तो बन गया, लेकिन इस पैसे की वजह से वह इन चीजों का निर्माता नहीं बन पाया। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी विज्ञान सऊदी अरेबिया से नहीं आया, कोई भी दवाइयां सऊदी अरेबिया से नहीं आई, या फिर कोई भी एक मेडिकल टेक्नोलॉजी या आम टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया से नहीं आई। और अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो सऊदी अरेबिया अभी भी बाकी दुनिया से बहुत पीछे है। आपको पता ही होगा कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS भी कहा जाता है, आजकल अपने देश को आधुनिक बनाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जिसमें से एक औरतों को अपनी इच्छा से अलग रहने का अधिकार देना भी है। पहले सऊदी अरेबिया में औरतों को अपने पिता, अपने भाई या अपने पति की सहमति लेकर ही कुछ भी करना होता था। ऐसे ही बहुत सारे रिफॉर्म्स मोहम्मद बिन सलमान ला रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ये जानते हैं कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी भी लगातार बदल रही है और आज सभी देश वातावरण को लेकर बहुत चिंतित हैं और उस पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। आज की सारी दुनिया क्लीन एनर्जी और पॉल्यूशन फ्री फ्यूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से न केवल भारत सरकार बल्कि पूरी दुनिया ने ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। यह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न केवल कम खर्च में ज्यादा चलते हैं, बल्कि इनसे किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं होता। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया, जो कि पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा कुछ भी चीज निर्यात नहीं करता, उसका चिंतित होना समझ में आता ही है। क्योंकि अगर चीजें ऐसे ही बदलती रहीं तो शायद अगले 20 या 30 सालों के अंदर हम इलेक्ट्रिक, सोलर या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर इतने ज्यादा निर्भर हो जाएंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ हमारे लिए उतने जरूरी नहीं रहेंगे जितने कि आज के वक्त है। सऊदी अरेबिया जैसे देशों के लिए, जो कि पूरी तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर निर्भर करते हैं, एक समस्या और भी है। जैसा कि आपको याद ही होगा
कि कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी तो क्रूड ऑयल के दाम शून्य से भी नीचे चले गए थे। उस वक्त सऊदी अरेबिया को पैसे की बहुत दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। इसके उलट अगर हम आज देखें तो क्रूड ऑयल के दाम बहुत ही ऊपर जा रहे हैं। तो सभी देशों के ऊपर बहुत दबाव है, इसलिए सभी का ध्यान पेट्रोलियम पदार्थों का विकल्प ढूंढना और उसके ऊपर अपनी निर्भरता को कम करने पर लगा हुआ है। दोस्तों, ऐसा कहना गलत होगा कि पेट्रोलियम पदार्थ भविष्य में बिल्कुल भी जरूरी नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए पुराने जमाने में हमारे देश में खाना बनाने के लिए कोयले या फिर लकड़ी का इस्तेमाल होता था, मगर आज अगर आप दूर दराज के किसी गांव में भी जाएंगे तो वहां भी आपको एलपीजी गैस पर खाना बनता हुआ मिलेगा। तो जिस तरह काले सोने की वजह से सऊदी अरेबिया एक बहुत ही अमीर देश बना, अब उसी तरह काले सोने के ऊपर अत्यधिक निर्भरता होने के कारण उसके सामने परेशानियों का एक पहाड़ भी खड़ा है। इसलिए दोस्तों, यह कहा गया है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको उस पैसे का इस्तेमाल एजुकेशन, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के ऊपर करना ही चाहिए, ताकि आपकी निर्भरता किसी एक चीज पर ना रहे और वक्त के साथ साथ आप अपने आप को बदल सकें और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो सऊदी अरेबिया के बारे में था कि कैसे आज ही के दिन 3 मार्च 1938 को उसे तेल के बहुत बड़े भंडार मिल गए और देखते ही देखते गरीब देशों की सूची से निकलकर वह अमीर देशों की सूची में पहुंच गया। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही किसी एक रोचक तथ्य को लेकर एक बार फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।